मगरबी बंगाल में 4 मराहिल की सियासी जंग अब खत्म हो चुकी है और ऐसे में अब बारी है 5वें मरहले की। 5वें मरहले की वोटिंग में उससे पहले एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुस्लिम वोट तय करेंगे किस्मत। तो मगरबी बंगाल में 4 मराहिल की सियासी जंग खत्म हो चुकी है। अब बारी है 5वें मरहले की। बंगाल असेंबली इंतखाबात में जीत दर्ज करने के लिए सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टीएमसी और बीजेपी में मुसलसल जुबानी जंग जारी है। जहां एक जानिब बीजेपी 2 मई को मगरबी बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब 5वें मरहले में मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि बंगाल में इख्तियार की चाबी मुस्लिम वोटर्स के हाथ में है, जो गुज़िश्ता एक दहाई से ज्यादा वक्त से ममता बनर्जी का साथ देते आए हैं। रियासत में करीब 40% मुस्लिम आबादी है और मुसलमानों का 100 से 125 असेंबली सीटों पर सीधा असर है, जहां वो हार और जीत तय करते हैं। इनमें से करीब 90 सीटों पर गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बरसर इख्तियार पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के साथ इस मुकाबले को सैरोखी बनाने के लिए और मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए बाया महाज और कांग्रेस की जानिब से फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा और मुस्लिम लीडर अब्बास सिद्दीकी की जानिब से नौ तश्कील इंडियन सेकुलर फ्रंट जैसी शिद्दत पसंद जमात के साथ इत्तेहाद किया गया है और जिसके बाद जोड़ तोड़ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब हैदराबाद से रुकने पार्लियामान और AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की नजर भी बंगाल में मुस्लिम वोटों पर है। अब आपको इस सियासी गणित को समझाते हैं कि क्यों आखिर हम ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट किस हद तक लोगों का साथ देगा और कहां पर यह अप्लाई हो सकता है। दरअसल मगरबी बंगाल में कुल 294 असेंबली हलके हैं, जिनमें 46 में मुस्लिमों की तादाद 50% से ज्यादा है, जबकि 16 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 33 सीटों पर 30% से ज्यादा और 50 सीटों पर 25% से ज्यादा। यानी अगर आप टोटल आदाद-ओ-शुमार को देखें तो करीब 100 से ज्यादा असेंबली हलके ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स किसी की हार और जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जुनूब 24 परगना, शुमाल 24 परगना, ये वो इलाके हम आपको बता रहे हैं जहां पर उनका वर्चस्व है। नदिया और बीरभूम अजला में मुस्लिम वोटर्स के मद्देनजर उम्मीदवार तय किए जाते रहे हैं। और 2011 का भी हम एक सेंसस बताते हैं कि 2011 में रियासत के 3 अजला हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले हैं, जिसमें मालदा 51 है और मुस्लिम जो इलाका है जिसे हम कहते हैं मुर्शिदाबाद, उसमें 67% मुसलमान हैं। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि असेंबली सीट में 25% से कम आबादी सीट जो है वो 50 है और ये मुसलमानों की जो तादाद है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि करीब 40% आबादी है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त के अंदर मुसलमान काफी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो अपनी बात रखेंगी, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अपने नाज़रीन को बता दें कि 2019 लोकसभा इंतखाबात में टीएमसी को बीजेपी से 3% ज्यादा वोट हासिल हुए थे और टीएमसी ने तब 65% मुस्लिम वोट हासिल किए थे। 2019 लोकसभा इंतखाबात में ममता बनर्जी की पार्टी को 22 और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में भी गई थी। तब मुसलमान वोटर्स ने टीएमसी का साथ दिया था। उन्हें लगा कि ममता ही नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे सकती है, यानी कि खेल मुस्लिम वोटर्स ने ही बदला। उधर अक़लियतों का यही वोट 2006 तक लेफ्ट फ्रंट को मिलता रहा था, इसलिए वे आराम से इक़्तिदार में बने हुए थे। 2006 असेंबली इंतखाब में लेफ्ट को 56% मुस्लिम वोट मिले और उसने 294 में से 233 सीटों पर कब्जा किया। 2011 की बात की जाए और 2016 की, तो इन असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम टीएमसी के साथ गए और पार्टी इंतखाबात में झंडा बुलंद करने में कामयाब रही और इंतखाबात में जीत हासिल की। वैसे 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से यह पता चला है कि मुसलमानों के रहने के लिहाज से मगरबी बंगाल सबसे खराब रियासतों में शुमार हैं। माधवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी की
लीडर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त बंगाल में वो अपनी पोजीशन को किस नजरिए से देखती हैं, किस लिहाज से बीजेपी को देखती हैं। देखिए, मैं कई बार इस विषय को रखती आई हूँ। बंगाल में जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि लगातार जो है मुस्लिमीकरण यहाँ बढ़ा है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जो बंगाली मुसलमान है वो आज भी बीजेपी के साथ है। क्योंकि आपने बताया कि पिछले चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन अब देखिए जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए उससे यही सामने आ रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को, चाहे सीपीएम पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी पार्टी हो, इन सभी लोगों ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुस्लिमों की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। उनके एम्पावरमेंट के लिए कोई काम नहीं किया किसी सरकार ने, लेकिन मोदी जी ने पहले दिन 2014 में जब से हमने केंद्र में शासन स्थापित किया, तब से हमारे लिए सभी लोगों की प्रायोरिटी थी कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी आदमी भी जो है वो विकास की तरफ बढ़े, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक का जो नारा लगाया और 3 तलाक को मुस्लिम बहनों तक पहुंचाया। और वहीं आप देखिए कि साथ ही साथ मोदी जी ने ये भी कहा कि हम जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम बहन हैं, उनके एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। ऐसी हमारी जो है नीति हमने बना के जो है चली। आज अगर आप देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है मुस्लिम भाइयों को मिला है और मुस्लिम भाइयों ने उठाया। ये आंकड़े पूरे आपके सामने प्रस्तुत हैं। अगर जी, यानी कि आप हुसूलियाबियों का जिक्र कर रही है कि मरकजी हुकूमत ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ काम किए हैं। हमारे साथ तन्मय घोष साहब जुड़ गए हैं, लीडर है तृणमूल कांग्रेस के। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। तन्मय घोष जी, पहला और सीधा सवाल, खेला होबे के परिवर्तन होबे? देखिए, ये खेला होबे परिवर्तन होबे ये कुछ नहीं होने वाला है। जो होने वाला है जो था वही रहेगा, क्योंकि ये बंगाल में जो भेदभाव की राजनीति ये कभी काम नहीं आया, इस बार भी काम नहीं आएगा। तो ये तो मुद्दा क्लियर है कि और कुछ होने वाला नहीं है जी। पूरा 4 जो दफा अभी तक हो चुका है उसमें तृणमूल कांग्रेस लीड कर रहे हैं और बाकी 4 दफा में और भी लीड करेंगे। तो क्लियर है, इसमें और बोलने वाला तो कुछ है ही नहीं। मुसलमान आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं? हमारे साथ मुसलमान या हिंदू ऐसे कुछ नहीं, हमारे साथ बंगाल का पूरा आदमी लोग है, पूरा बंगाल हमारे साथ है। वो हम लोग ऐसे नहीं देखते कि मुसलमान हमारे साथ है या हिंदू हमारे साथ है, हमारे साथ पूरा गम है। तो फिर दीदी को डर क्यों लगता है? भाईजान से दीदी को डर क्यों लगता है? फिर चाहे वो फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी हो या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, उनकी एंट्री से आपको क्यों घबराहट होती है? देखिए, ये मैं आपके शो में कुछ दिन पहले एक शो में ये बोल चुके हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि किसी से डरने का कोई बात है जी। बात है ये कि मुद्दा किसके ऊपर रहेगा, इलेक्शंस का नैरेटिव किसके ऊपर रहेगा। ये निर्वाचन का नैरेटिव अगर इसके ऊपर रहेगा कि कोई गम के ऊपर रहेगा या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर रहेगा या डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा, तो डेवलपमेंट के ऊपर अगर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी का गणतांत्रिक अधिकार है, कोई भी किसी भी इलेक्शन में लड़ सकते हैं, उसमें क्या है, अपने अपने ये अधिकार है, वो लड़ेंगे। कोई भी इतना साल से सभी लोग लड़ रहे हैं और हमारा देश इसलिए तो जाने जाता है कि सभी लोग अपना लेकिन मेरा सवाल ये है तन्मय घोष जी, मेरा सवाल ये है कि जब असदुद्दीन ओवैसी वहां पर कैंपेनिंग करने के लिए जाने वाले होते हैं या फिर उनके पार्टी की तरफ से इस तरह के प्रचार करने की बात कही जाती है, तो ममता बनर्जी कहती है कि वो शख्स आएगा और हैदराबाद वाला लड़का आएगा और आकर तुमको बरगलाएगा और सीधा इशारे कहते हैं कि वो वोटों को तकसीम करेगा। मेरे को एक चीज बताइए आप जी कि ओवैसी साहब बहुत आदरणीय है, सम्मानीय है, आदमी है, वो बहुत बर्सियान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है। तो एक चीज बोलिए, ये जो पार्टी AIMIM जी, तो ये मेन पार्टी बाकी टाइम में कहाँ पर रहते हैं? इलेक्शन के टाइम में अगर कोई भी पार्टी, मान लो अगर बंगाल में सही किसी का काम करने का अगर सही इच्छा होती है तो पूरा साल भर काम करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका क्या कहना है कि ये बरसाती मेंढक की तरह है और जो पार्टी जो है चुनाव के टाइम पर आ जाती है। सर, मैं आपके पास लौटूंगा पहले आके कैसे। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। माधवी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। माधवी अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 2 भाईजान, ममता दीदी परेशान, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं?
देखिए, बिल्कुल ये सामने साक्ष्य है कि जिस तरीके से ओबीसी के आने पर रोक लगाई जाती है, फुरफुरा शरीफ के चुनाव लड़ने की जैसे ही घोषणा होती है वैसे ममता बनर्जी सकपका जाती हैं और 8 चरणों में जब चुनाव की घोषणा होती है तो वो एकदम लड़ने के मूड में आ जाती हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जो इतने वर्षों से करती आ रही है उनको कहीं ना कहीं डर है कि उनकी वोट बैंक में सेंध ना लग जाए। आप ये देखिए, विगत 10 वर्षों में जिस तरीके से घुसपैठियों की आबादी जो पश्चिम बंगाल में बढ़ी है और जनसंख्या एकदम इजाफा हुआ है और मुस्लिम जो वोट बैंक बढ़े हैं, ये मुस्लिम जो असली जो बंगाल के मुस्लिम है वो तो है, उनके लिए उनको कोई आपत्ति नहीं है, वो तो बीजेपी के साथ है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ और ये आपको जब आंकड़े आएंगे 2 तारीख को तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी के साथ में मुस्लिम वोट कितने ज्यादा पड़े, जो कि बंगाल की मुस्लिम है। लेकिन जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं, जिसकी पैम्परिंग हो रही है, जिनको यहाँ पे अलग से सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है और इनको यहाँ की नागरिकता देने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके लिए ममता बनर्जी संसद में लड़ती आई थी, आज उन्हीं को वो जो है राशन कार्ड दे रही हैं, उन्हीं को वो जो है वो वोटर आईडी दे रही हैं। तो ये स्थिति जो बनाई है, माधवी जी, सवाल तो आपसे भी बनता है, आपकी पार्टी से भी बनता है कि ये लोग घुसपैठिया कैसे आए हैं, किसके बिना पर आए हैं? ये प्रोसेस तो बहुत सालों से चल रहा है, सीपीएम काल से ही चल रहा है जी। और रही बात अभी इस समय, तो जो ममता बनर्जी 2005 में संसद में लड़ी थी और जिन्होंने संसद में चिल्लाकर कहा था और कागज फाड़ के फेंक दिए थे कि घुसपैठियों को रोका जाए, उसके बाद उन्होंने उन घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या किया? क्योंकि जब उनके पास में पश्चिम बंगाल की कमान हाथ में आई तो जिस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा कंसर्न थी उनको उस समय रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि वही घुसपैठी उनके लेकिन माधवी जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी किसकी होती है? बीएसएफ की जिम्मेदारी किसके अंडर में आती है? सारी जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है आप ये बताइए? नहीं, पहली लेयर बीएसएफ की होगी ना माधवी जी। अगर कोई घुसपैठिया दरअंदाजी करता है, माधवी जी अगर कोई घुसपैठिया दरअंदाजी करता है, माधवी जी मेरी लिसन टू मी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई अगर घुसपैठिया दरअंदाजी करता है तो पहली लेयर कौन सी आएगी? बीएसएफ आएगी ना? बिल्कुल आएगी। तो बीएसएफ की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है? बीएसएफ किसके अंडर में आता है? कि अगर बीएसएफ अगर वहाँ पर अगर आइडेंटिफाई करती है, जब हम सीए कानून की बात करते हैं, जब हम वहाँ पर एनआरसी की बात करें तो ममता बनर्जी को इतना नाराजगी क्यों होता है? वो तो सपोर्ट देना ही नहीं चाहती है। उन्होंने इस मुद्दे को 10 सालों में उठाया क्या? मुझे बताइए, 2005 की बात नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं ये जो आबादी है ये बढ़ाकर ही उनको उन्हीं का कंसर्न है कि कहीं ना कहीं जो ये ओवैसी आ जाएंगे, फुरफुरा शरीफ के लोग आ जाएंगे तो इनको डर लगेगा। ठीक है, बोर्ड बैंक जो है उसी के बेस पर वो जीत रही है बंगाल को। ओके, यानी कि आपका कहना यह है कि जो लोग हैं उनको डर दिखाया जा रहा है और इसकी बेस पर वो जीत के आई है। तन्मय घोष जी, आप जवाब दीजिए इसका। यस, पहले तो है ये जो बोल रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है। मैं पहले एक डेटा दे देता हूँ बंगाल का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, आप भी वहीं से देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा रहा है 13.8%, जबकि ये उत्तर प्रदेश, ये तो बीजेपी रूल स्टेट है, इसका है 20%। ठीक है, और बाकी आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, हरियाणा है 19.9%, गुजरात इतना साल से 20 साल से बीजेपी है, उसका ग्रोथ है 19%, मतलब 19%। अगर ऐसा ही है सभी टाइम में, बीजेपी को क्यों लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ऐसे ग्रोथ कर रहा है कि पूरा देश को खा जाएगा? लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा ये नहीं दिखा रहा है, नंबर 1 जी। नंबर 2, आपने जो बोल रहे थे माधवी जी मैम, जो बोल रहे थे कि ये इसका जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदारी बीएसएफ है। और इसके ये और भी एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि आप देख लीजिए, लास्ट 7 साल में जबकि गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए है, उसके जमाने में जो इन्फिल्ट्रेशन है फ्रॉम बांग्लादेश, इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पब्लिक को समझना होगा कि आखिर किसके वक्त में क्या हुआ है और जो आवाम है वो सब जानती है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की बेहद कमी है, तो कुल मिलाकर अब देखना अहम होगा कि मुसलमानों का जो रुख है वो किस जानिब रहेगा। आप लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए।